हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप ऑफ सोशल स्टडीज़ विद अदर सब्जेक्ट्स। मतलब क्या है कि हम जो सोशल स्टडीज़ सब्जेक्ट देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, सामाजिक अध्ययन जिसको कहते हैं, उसका दूसरे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि सोशल स्टडी जो है उसके एस्पेक्ट में हम दूसरे सब्जेक्ट्स जो हैं उनका कोरिलेशन देखते हैं, और ये एसेंशियल भी है, ज़रूरी भी है। क्यों? क्योंकि ये जो कोरिलेशन होता है, ये जो सहसंबंध होता है, ये जो सेकेंडरी लेवल होता है उस पे एक्सप्रेस किया जाता है ना। और वो किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं और कैसे प्रदर्शित होता है, तो ये देखिए आपके सामाजिक अध्ययन जो है उसमें हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आपके यहाँ देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है सामाजिक विज्ञान, सेकंड दिख रहा है प्राकृतिक विज्ञान और अनुप्रयुक्त विज्ञान। और इसमें हम सामाजिक विज्ञान जो है उसके अंदर हम देखते हैं कि क्या इंक्लूड होता है। तो उसमें हम हिस्ट्री को इन्वॉल्व करते हैं, हम ज्योग्राफी इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, नागरिक शास्त्र जिसको सिविक्स कहते हैं वो इसके अंदर आता है, इकोनॉमिक्स आता है और अदर सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, तो उन अदर सब्जेक्ट्स में क्या क्या आता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये सब सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं और इनके बारे में हम आज डीप में देखेंगे। ओके, सबसे पहले आता है सोशल स्टडीज़ एंड हिस्ट्री, सामाजिक अध्ययन और इतिहास की हम बात करते हैं। तो जैसा कि जो NCERT है उसके थ्रू जो प्रस्तावित सोशल स्टडीज़ का जो सिलेबस होता है उसमें हिस्ट्री के कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं वो उसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रकरण होते हैं जो सम्मिलित करना एसेंशियल भी होता है, आवश्यक होता है। उसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि जैसे कि मानव का जो प्रागैतिहासिक काल है उससे वर्तमान काल जो अभी प्रेजेंट में है उसका बिल्कुल सिस्टमेटिक अध्ययन जो होता है ना, वो कि पुराने टाइम में क्या चीज़ें थी, किस तरीके से इन्वेंशंस हुए, कैसे पुराने लोग अपना लाइफ निकालते थे, है ना, और अब एट प्रेजेंट कैसे सिचुएशन है, उन सब का हिस्ट्री। दैन फिर सामाजिक संगठनों का जो उदय हुआ या पतन हुआ, फिर वैज्ञानिक और जो सांस्कृतिक विकास हुए, कैसे वैज्ञानिक प्रोग्रेस हुई है ना, साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई है, कैसे कल्चरल डेवलपमेंट हुआ है, फिर जो वर्ल्ड है उसके जो प्रमुख एरियाज़ हैं उनका जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ है, ऐतिहासिक विकास हुआ है, फिर अलग अलग देशों का जो मानव इतिहास के संदर्भ में विकास हुआ है, भारतीय इतिहास जो है हमारी इंडियन हिस्ट्री जो है उसकी किसी पर्टिकुलर कोई एक पक्ष है, चाहे हम सोशल एस्पेक्ट कहें या हम इकोनॉमिक की बात करें, आर्थिक परिप्रेक्ष्य की बात करें या सांस्कृतिक, तो इन सब का डीप नॉलेज मतलब गहन अध्ययन जो किया जाता है, तो इन सबको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। और ये इन सब का जो गहन अध्ययन है वो तत्कालीन भारत को समझने में हेल्पफुल होता है। अब ये जो हिस्ट्री की ये जितने भी सब्जेक्ट मैटर हमने पढ़े या हमने डिस्कस किए अभी और इनको हमने इन्वॉल्व किया है, तो इनसे सोशल स्टडीज़ का जो इतिहास है उससे विशिष्ट संदर्भ जो सहसंबंध होता है उसको प्रकट किया जाता है। मतलब इतिहास की हम ये जितने भी सब्जेक्ट मैटर हमने इंक्लूड किए उनकी हम बात करी, तो सोशल स्टडी का जो इतिहास है उससे विशिष्ट संदर्भ में ये सहसंबंध जो है ये प्रकट होता है। अब ये जो संदर्भ है, ये मानव समाज जो है, हम ह्यूमन सोसाइटी की बात करते हैं, तो मानव समाज सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में आता है, और इसमें इतिहास जो है, हिस्ट्री जो है उससे मैक्सिमम जो सब्जेक्ट मैटर है वो इंक्लूड होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी ह्यूमन सोसाइटी है उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और जो एट प्रेजेंट सिचुएशन है ना, वर्तमान जो है हमारा, चाहे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ये जितनी भी संस्थाएं हैं उनको इससे समझा जा सकता है। और इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना सक्रिय योगदान कर सकते हैं। अब लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता,
या सामाजिक न्याय जो है उसके हमारे संवैधानिक मूल्य क्या है, हमारे आदर्श क्या हैं, इन सब का नॉलेज जो है वो भी ये सोशल स्टडीज़ जो है उसके ये जितने भी सब्जेक्ट मैटर इंक्लूड करते हैं हम उनसे हमको पता चल जाता है। और इन सब की हिस्ट्री जो है उसके माध्यम से ही ये सब्जेक्ट जो है इससे हमको सारी नॉलेज मिल जाती है। देन फिर हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय और भावात्मक एकता हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव जो है उसके विकास की बात हो, तो इसमें भी जो हिस्ट्री है उससे सामाजिक अध्ययन के घनिष्ठ संबंध जो हैं वो उनकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और ये संभव भी है ना। अगर जो स्थानीय इतिहास है उसका राष्ट्रीय इतिहास में, या राष्ट्रीय इतिहास जो है जो इंडियन हिस्ट्री होती है ना, नेशनल हिस्ट्री जो होती है, उसका जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसमें जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, उसका नॉलेज स्टूडेंट्स को दिया जाता है। और इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स अपनी जो उनकी जो छोटी सोच होती है या वो सेल्फ से ऊपर कुछ सोचने की कोशिश करते हैं, तो वो सब इसी हिस्ट्री की देन है। तो हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र और विश्व के प्रति एक उदार निष्ठा भाव रखें, इसको डेवलप करता है ये। तो ये जो अवबोध होता है ये सामाजिक अध्ययन के इतिहास से सहसंबंध के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं सामाजिक अध्ययन और भूगोल, उसका सहसंबंध, कि जो भौतिक पर्यावरण है उसकी स्टडी के द्वारा ये होता है कि सामाजिक अध्ययन का भूगोल से जो सहसंबंध है वो भौतिक पर्यावरण के अध्ययन के थ्रू होता है। मतलब विभिन्न जो हम बात करते हैं कि स्थानीय, प्रांतीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या विश्व के अनेक भागों की, अनेक जगहों की जो भौगोलिक दशा है ना, जो जोग्राफिकल कंडीशन है, या उनके वहाँ के उनका जो लाइफस्टाइल है, जो जनजीवन है, उस पर पड़े प्रभाव की हम स्टडी करते हैं, या नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, या हम अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव की बात करते हैं, तो इन सब का विकास ये करता है। अब जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, तो प्राकृतिक शक्तियों पे मानव की जो विजय है और प्रतिकूल जो परिस्थितियाँ हैं उनको भी ह्यूमन जो हैं उनके द्वारा अनुकूल बनाने का एफर्ट लगाया जाता है। और इन सब का नॉलेज क्या है स्टूडेंट्स को दिया जाता है। किसके थ्रू दिया जाता है? ज्योग्राफी के थ्रू दिया जाता है। जो हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन है, हमारा जो कल्चर है, उसके विकास का भी इससे अवबोध होता है। और इसलिए क्या है कि ज्योग्राफी से समाज पे पड़ने वाला जो प्रभाव है उससे संबंधित जो सामग्री है वो सामाजिक अध्ययन विषय में इंक्लूड की जाती है। तो हम जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है उनका जो रंगमंच है एक तरीके से कहने का, कि वो भूगोल के थ्रू ही प्रेजेंट किया जा सकता है। और इससे हम ये कह सकते हैं कि जो सोशल स्टडीज़ है उसका भूगोल से बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है। ओके ना, देन फिर हम बात करते हैं सामाजिक अध्ययन और नागरिक शास्त्र, जिसे सिविक्स कहते हैं। कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य क्या है कि स्टूडेंट्स को एक कुशल नागरिक बनाना और उन्हें देश की जो लोकतांत्रिक स्वायत्त शासी और राजनीतिक संस्थाओं में जो सक्रिय व प्रभावी भागीदारी लेने की जो मोटिवेशन है उसके लिए उनको प्रशिक्षित करना। तो इस उद्देश्य से नागरिक शास्त्र से इसका घनिष्ठ संबंध होता है। और ये घनिष्ठ संबंध स्थापित करके, इस्टेब्लिश करके सामाजिक अध्ययन की जो मैक्सिमम सामग्री है वो नागरिक शास्त्र से सेलेक्ट की जाती है। तो NCERT जो है उसके द्वारा प्रतिपादित जो सामाजिक अध्ययन है उसके पाठ्यक्रम में क्या है कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना, उनको मेंशन किया गया। वो ऑब्जेक्टिव कौन से हैं वो हम देखते हैं कि क्लास में सिविक्स जो पढ़ाई जाती है और उसकी जो नागरिक शास्त्र शिक्षण के जो उद्देश्य हैं वो दो हैं। फर्स्ट क्या है कि सक्रिय व कुशाग्र नागरिकता का विकास करना, है ना। फिर सेकंड है कि सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं के संगठन व कार्यविधि के समुचित अवबोध का विकास करना। तो इसके अलावा क्या है कि ये भी जानना ज़रूरी होता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है और संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व, इसी उद्देश्य जो होता है उसको कंप्लीट करने के लिए सामाजिक अध्ययन में नागरिक शास्त्र का अर्थ, उसका क्षेत्र, उसके सामुदायिक जीवन शासन पद्धतियाँ, अधिकार और कर्तव्य, लोकतंत्रात्मक, राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रकरण सम्मिलित इसके अंदर किए जाते हैं, इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इसलिए सिविक्स की इम्पोर्टेंस है। ओके, देन फिर अब हम बात करते हैं कि सामाजिक अध्ययन और
अर्थशास्त्र। अब इकोनॉमिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो सोशल स्टडी में इकोनॉमिक्स की जो थियरीज़ होती है उनको सिर्फ उन थियरीज़ को एक्सप्लेन ही नहीं किया जाता है, बल्कि उनको जो एट प्रेजेंट जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है या जो भी कंसेप्ट्स है उनको समझने में भी हेल्प होती है। और ये जो थियरीज़ है या ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनका हमारी जो डेली लाइफ है हमारी उसके ऊपर बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें कि इंडिपेंडेंस के पहले क्या कंडीशन थी, इंडिपेंडेंस के बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या कंडीशन है, और दोनों ही कंडीशन जो प्री थी और अब जो है उसमें इंडिया जो है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, 5 ईयर प्लान्स जो है उसमें कहाँ कौन कौन सी फील्ड ऐसे हैं जिनमें हमने डेवलपमेंट किया है, या जो मनी और फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस है उनका स्टेटस कैसा है, या पॉवर्टी की हम बात करें, निर्धनता की बात करें, हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, है ना, कृषि और उद्योग की जो मंदी है। तो ऐसी बहुत सारी जो रीसेंट जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है ना, जो मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है जिन्हें हम कहते हैं कि मुख्य आर्थिक समस्याएं, और देश की प्राकृतिक और औद्योगिक जो संसाधन है उनसे भावी विकास की बात हम करें, या हम ये कहें कि अर्थशास्त्र का ये जो क्षेत्र है, एरिया है, उसमें मनुष्य के अर्थ संबंधी जो क्रियाकलाप होते हैं उनको एक्सप्लेन करना, मतलब किस तरीके से पर्सन पढ़ाता है, कमाता है ना, किस तरीके से वो पढ़ाई करता है, किस तरीके से पढ़ाई के बाद में वो जॉब उसको मिलती है, फिर वो किस तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण करता है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो होती है उनको किस तरीके से कंप्लीट करता है। तो ये सारे जो क्रियाकलाप होते हैं उनकी स्टडीज़ के अंदर की जाती है। तो ये जो अर्थ संबंधी क्रियाकलाप है उनको एक्सप्लेन करना और सामाजिक अध्ययन का एक क्षेत्र है, और इसमें समाज के उत्थान और पतन का भी ज्ञान हमको मिलता है। फिर हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स का सीधा इफेक्ट किस पे पड़ता है, ह्यूमन लाइफ पे पड़ता है, मानव जीवन पे पड़ता है। और ह्यूमन लाइफ पे सीधा इफेक्ट पड़ने की वजह से हिस्ट्री का निर्माण होता है। अब जैसे कि अभी भी हमने थोड़ी देर पहले ही हमने बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है हमारी रोटी कपड़ा मकान उसकी बात की, तो उनको कंप्लीट करता है। अब समाज का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हर पर्सन को ये जो आवश्यकताएं हैं इनको कंप्लीट करने की प्रोवाइड कराए, और उनको कंप्लीट करने की लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस तरीके से क्या होता है कि मानव जीवन जो है, हमारा ह्यूमन लाइफ जो है, उस पर इकोनॉमिक जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको अगर हम देखें तो उनकी दृष्टि से क्या है, अर्थशास्त्र का सामाजिक अध्ययन से संबंध होता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो अदर सोशल साइंस सब्जेक्ट्स हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि जैसे मनोविज्ञान, साइकोलॉजी की हम बात करें, या हम नीति शास्त्र की बात करें, एंथ्रोपोलॉजी की बात करें, है ना, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। और ये जो सामाजिक विज्ञान है तो उससे भी कुछ सीमा तक ये सामाजिक अध्ययन का सहसंबंध स्थापित करते हैं। अब हम जो सोशल साइंस है और जो सोशोलॉजी है उसकी अगर स्टडी की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि संस्कृति और संस्थाएं जो हैं उनका सामाजिक अध्ययन समाजशास्त्र को जो समझने की क्षमता होती है उससे, और उसकी जो सामाजिक सामग्री होती है, मीन्स उसका सब्जेक्ट मैटर जो है उसके अंदर क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं उनको कलेक्ट करने में हेल्प हमारी करता है। सोशोलॉजी जो है उसमें जो स्टडी ऑफ हिस्ट्री है ना, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और वो हमारे लिए हेल्पफुल होती है। मतलब आजकल जो समाजशास्त्री दृष्टिकोण है उससे भी सामाजिक अध्ययन जो है उसकी स्टडी की जा सकती है। अगर हम हिस्टोरिक जो लोग हैं उनकी बात करें तो इतिहासकार जो है उन्होंने समाजशास्त्र के थ्रू ही मानव संगठन के सिद्धांत पे अपनी जो सामग्री है उसको बताया, और उन्होंने उन्हीं के ऊपर सिद्धांत बनाए हैं, और उनकी जो ये सिद्धांत है उन्हीं के बेस पे ऐतिहासिक काल जो है उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो इतिहास दर्शन जो है, तो इतिहास दर्शन तो समाजशास्त्र के लिए बहुत यूज़फुल होता ही है। और इस तरीके से ये हम क्लियर कह सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन जो है वो समाजशास्त्र से उसका बहुत गहरा संबंध होता है, और उन दोनों की जो सब्जेक्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो दोनों की एक दूसरे के ऊपर डिपेंड
करती है। ओके, नाउ देन फिर हम बात करते हैं कि सामाजिक अध्ययन का इतिहास और सामान्य विज्ञान के साथ अध्ययन, मतलब सोशल साइंस जो है उसका हिस्ट्री और जो सोशल साइंस के दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनसे क्या रिलेशन है। तो इतिहास का जो नेचर है उसके संबंध में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, एक तरीके से साइंस है। मतलब विज्ञान जो है उसको स्वीकार करने के कारण इतिहास विज्ञान का भी एक क्या हो गया है, विषय स्वीकृत हो गया है। मतलब क्या है कि साइंस को एक्सेप्ट हमने किया है और इतिहास भी विज्ञान का ही एक रूप है। तो सभी देशों का कुछ न कुछ इतिहास होता है और कहीं ना कहीं से कुछ आविष्कार हुए हैं और उस इतिहास के थ्रू कुछ आविष्कार हुए हैं तो उनसे वो प्रभावित होते हैं। मतलब क्या है कि हर देश का चाहे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, है ना, तो ये सब जीवन जो है वो विज्ञान से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा हुआ, ये हम जानते हैं। तो मानव जीवन के जितने भी पक्ष हैं उन पर विज्ञान का प्रभाव है और यही जो उसका इफ़ेक्ट होता है उसके कारण हिस्ट्री की बातों पे भी किसका इफ़ेक्ट होता है, साइंस का इफ़ेक्ट होता है। मतलब अगर हम एग्जांपल देखें कि इंग्लैंड और यूरोप की जो है ना, हम एग्जांपल देखते हैं कि इंग्लैंड और जितने भी दूसरे यूरोप देश हैं उनमें साइंस की वजह से ही इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन हुआ था और ये जो रेवोल्यूशन है इनकी हिस्ट्री जो है वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। तो वैज्ञानिक विकास जो है उसके कारण ही जो युद्ध के क्षेत्र में नए आविष्कार हुए और इन आविष्कारों का इतिहास भी बहुत प्रभावित करता है हमको। तो हम ये कह सकते हैं कि हिस्ट्री के टीचर जो होते हैं उनको हिस्ट्री की स्टडी के साथ साथ विज्ञान का जो प्रभाव है, साइंस का जो इफ़ेक्ट है उसको भी एक्सप्लेन करना चाहिए। ओके, नाउ अब हम देखते हैं सामाजिक अध्ययन का इतिहास और साहित्य के साथ क्या सहसंबंध होता है। तो हम ये देखते हैं कि इतिहास जो है, हिस्ट्री जो है ना, तो उसका स्टार्टिंग ही साहित्य की शाखा के रूप में हुआ। मतलब अगर 2 शताब्दियों के अंदर की हम बात करें तो इतिहास और साहित्य दोनों के बीच की जो बड़ी खाई है वो जो खुद गई है उनका अध्ययन करना और उनको अलग अलग विषयों के रूप में दिखाना, शो करना, यही इम्पॉर्टेंट बात है। मतलब इतिहास के कुछ ऐसे विद्वान हैं जो इतिहास को हिस्ट्री को क्या मानने लगे, साइंस मानने लगे और विज्ञान के रूप में ही इतिहास क्या है, साहित्य के जैसे कैसे पढ़ा जाए, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उन लोगों ने रखा है। मतलब इतिहास और साहित्य के बीच सहसंबंध जो है, कोरिलेशन एस्टैब्लिश करना बहुत टिपिकल सा काम लगता है, पर एक्चुअल सिचुएशन ये है कि एक्चुअल में अगर हम कहें तो ये दोनों ही थिंकिंग जो है उनको अगर हम एक्सप्लेन करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक तो क्या है, हिस्ट्री जो है और हिस्ट्री की जो शिक्षण, हिस्ट्री के अंदर जो शिक्षण होता है उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो काव्य के प्रस्तुतिकरण और शिक्षण की तरह किया जाए। मतलब हिस्ट्री के साथ साथ जो हिस्ट्री शिक्षण के साथ साथ कवि जो है या नाटककार जो है, लेखक या उपन्यासकार होते हैं, उनकी साहित्यिक रचनाएं जो होती है उनको भी एक्सप्लेन किया जाए। क्यों? क्योंकि इनकी जो ये रचनाएं हैं इनमें स्थानीय और राष्ट्रीय इतिहास जो होता है उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट नॉलेज होता है और जानकारियाँ होती है और वो जानकारियाँ हमको उपलब्ध हो सकती है। तो हिस्ट्री का जो टीचर होता है उसको जो साहित्यिक रचनाएं हैं उनका प्रयोग क्लास में ऐसे ऐतिहासिक वातावरण प्रस्तुत करने के लिए भी किया जाना चाहिए और स्टूडेंट्स को ऐतिहासिक उपन्यास या जो कहानियाँ हैं उनको पढ़ने के लिए भी मोटिवेट किया जा सकता है। मतलब अगर हम भगवती चरण वर्मा की बात करें या हम प्रेमचंद के उपन्यास की बात करें, प्रसाद के नाटकों की बात करें, कहानियाँ और ऐसी कई साहित्यिक कृतियाँ हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व कम नहीं है। हम जानते हैं कि उनका बहुत ऐतिहासिक महत्व है और ये जो कृतियाँ हैं उनमें से उस समय के सामाजिक विकास का अध्ययन किया जा सकता है जिस समय का उनमें चित्रण किया गया होता है। ओके, नाउ देन फिर लास्ट हम बात करते हैं प्राकृतिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान की। तो प्राकृतिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान जो है वो प्रकृति और अनुप्रयुक्त विज्ञान में हुए जो खोज हैं या अनुसंधान हैं उनके फलस्वरूप ही हमको देखने को मिलता है। मतलब मानव प्रकृति और अनुप्रयुक्त विज्ञान जो है उनमें हुई जो खोजें हैं या जीवन पे जो उनके इनडायरेक्ट रूप से जो इफ़ेक्ट पड़ता है
उनकी हम इसमें बात कर रहे हैं। मतलब प्राकृतिक विज्ञान जो है वो जो प्लांट विज्ञान है उसकी सामाजिक अध्ययन उसका सामाजिक अध्ययन से सीधा संबंध दिखाई देने पे क्या होता है कि ये जो विषय है इनमें हुए जो इन्वेंशंस होते हैं या उनके ऊपर अनुसंधान किए गए हैं और उनकी रिज़ल्ट के रूप में चाहे हम ह्यूमन और जो हमारी नई जो प्रॉब्लम्स है उनको हल करने की बात करें तो उनमें क्या है, ये इनडायरेक्ट रूप से ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये सामाजिक अध्ययन का जो विषय वस्तु है उसका जो सब्जेक्ट मैटर है उससे प्राप्त होती है हमको, है ना, उससे मिलती है। और विज्ञान और जो टेक्नोलॉजी है उसका ये जो हमारा टाइम है तो इस टाइम में पूरी जो इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड जो प्रगति हुई है ना, जो भी वैज्ञानिक प्रगति हुई है और विज्ञान जो है ना, विज्ञान और तकनीकी का ये जो युग है, इस युग में समस्त आर्थिक, औद्योगिक और कृषि संबंधी जो विकास है वो वैज्ञानिक जीवन से प्रभावित होता है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि सोशल स्टडीज़ में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति जो है वो और उसका जो मानव पे प्रभाव है उसको हम इसके अंदर देखते हैं और इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये जो फैक्ट्स हैं इन सब्जेक्ट से कोरिलेशन इंडिकेट होता है। ठीक है, फिर अब हम अगर नवीन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके जो दस्तावेज है या उनकी जो शिक्षा की चुनौतियां हैं उसको अगर हम देखें तो जो कहा गया है उसके अंदर उसको हम देखते हैं कि शिक्षा की भूमिका जो है वो स्थिर समाज को ऐसे समाज में परिवर्तित करने की है जो विकास और परिवर्तन के लिए समर्पित होते हैं। तो इसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी चाहे हमारी जो दुर्बलताएं हैं या जो सामाजिक अध्ययन में जिन संप्रत्यय का विवेचन हुआ है इसमें भावी समाज की आवश्यकताएं हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सोशल स्टडीज़ के अंदर जो है मनुष्य और परिवेश का संबंध, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाओं का भी ज्ञान दिया जाता है, इसलिए सारे सब्जेक्ट्स का इसके अंदर इन्वॉल्व होना इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के कंटेंट डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।